इलेक्टोरल प्रोसेसेस में किए जाने वाले वो रिफॉर्म जो कि एक फ्री और फेयर इलेक्शन और लेवल प्लेइंग फील्ड हर एक पॉलिटिकल पार्टीज़ को गारंटी करने में सहायक होते हैं, इन्हीं को कहा जाता है इलेक्टोरल रिफॉर्म। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए इस साल कौन कौन से मेजर्स न्यूज़ में रहे थे। सबसे पहली बात, जितना एक्सपेंडिचर एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लोकसभा के कैंडिडेट कर सकते हैं, उसके ऊपर एक लिमिट पुट अप किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस लिमिट के मुताबिक अबाउट 20 to लेकर 28 लाख तक का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए चुनाव लड़ रहे कैंडिडेट के द्वारा। जबकि दूसरी तरफ लोकसभा के लिए कैंडिडेट 50 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ द्वारा की जाने वाली एक्सपेंडिचर पर कोई भी लिमिटेशन नहीं लगाया गया है। यहाँ पे कैंडिडेट द्वारा किए जाने वाले इलेक्शन एक्सपेंडिचर पे ये लिमिट्स लगाए गए हैं। बढ़ते हैं आगे। दूसरा यहाँ पे मेजर जो भी न्यूज़ में हमें देखने को मिला वो था इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड फिनेंस बिल 2017 में हमें न्यूज़ में देखने को मिला था। इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह का प्रॉमिसरी नोट है। होता ये है कि सपोज़ कीजिए कोई डेजिग्नेटेड बैंक से, SBI की किसी डेजिग्नेटेड बैंक की ब्रांचेस से KYC नॉर्म यानी कि नो योर कस्टमर नॉर्म के मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज़ कर लेंगे कोई भी इलेक्टर, और उसके बाद वो अपनी मनचाही पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे जिस पॉलिटिकल पार्टी को ये इलेक्टोरल बॉन्ड रिसीव होगा वो 15 दिन के अंदर इसे रिडीम कर सकती है, अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकती हैं, और उन्हें कोई भी आइडेंटिटी रिवील नहीं हो पाएगी जो भी डोनेटर है यानी जिसने कंट्रीब्यूट किया है ये इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड से पॉलिटिकल पार्टीज़ को फ़ंड भी मिल जाएगा एक तरह से, और दूसरी तरफ जो भी ब्लैक मनी होता है या फिर एक तरह से जो फेवर करती है पॉलिटिकल पार्टीज़ किसी ग्रुप ऑफ पीपल को, क्योंकि उन्होंने फंडिंग प्रोवाइड किया था पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन के दौरान, वो भी एक तरह से उसको एड्रेस किया जा सकता है। इसी वजह से इलेक्टोरल बॉन्ड को सपोर्ट किया गया था। लेकिन इसकी बहुत सारी कमियां हैं। सबसे पहली बात मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि ये एक तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड जितनी भी लार्ज कॉरपोरेशंस हैं उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड का रूट अपनाया। कॉमन मैन ने ज़्यादातर इस इलेक्टोरल बॉन्ड में कंट्रीब्यूट नहीं किया, क्योंकि अगर हम सेल देखें इलेक्टोरल बॉन्ड की तो वो ज़्यादातर 1 लाख के डिनोमिनेशन में हुई है। और ऑब्वियस है ये बात कि ज़्यादातर लार्ज कॉरपोरेशन ने जो भी गवर्नमेंट की फेवरिंग टेंडेंसीज़ रही, लार्ज कॉरपोरेशन के इंटरेस्ट में बनाई गई पॉलिसीज़ रही, उसी को फेवर करते हुए यहाँ पे उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड कंट्रीब्यूट किया। दूसरा इसका क्रिटिसिज्म ये है कि ये लार्जर पॉलिटिकल पार्टीज़ को तो सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन ये स्मॉल रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के फेवर में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड में एक एलिजिबिलिटी के लिए कंडीशन तय की गई है कि एटलीस्ट जो पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू मनी रिसीव कर रही हैं वो रजिस्टर्ड होने चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। और दूसरा कंडीशन यहाँ पे ये तय किया गया है कि अबाउट पिछले इलेक्शन में उन्हें 1% वोट अपने फेवर में हासिल किए होने चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन फुलफ़िल हो रहे हैं तो उस सिचुएशन में वो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू मनी रिसीव कर सकती है, और दैट्स वाई इट अंडरमाइंस द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़। आगे अगर बात करें तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की कमी है। ट्रांसपेरेंसी की कमी से मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी कंट्रीब्यूट करता है इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू मनी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती। तो इस वजह से यहाँ पे नॉन ट्रांसपेरेंसी हमें देखने को मिलता है। RTI भी उसके खिलाफ फाइल नहीं किया जा सकता, और इलेक्टर्स जितने भी जनरल इलेक्टोरेट हैं वो ये नहीं जान पाएंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को आखिर फ़ंड कौन कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का भी वे यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी रिवील नहीं हो रही है। तो मनी लॉन्ड्रिंग में एक तरह से मनी के सोर्स को छुपाने की कोशिश की जाती है बाय यूजिंग डिफरेंट मीन्स। तो इसी वजह से इस मीन्स का भी यूज़ करके यानी इलेक्टोरल बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करके कोई पर्सन मनी लॉन्ड्रिंग में भी इंगेज हो सकता है। बढ़ते हैं आगे।
इसके अलावा अभी आरबीआई और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या क्या क्रिटिसिज्म किए हैं इस इलेक्टोरल बॉन्ड के। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि शेल कंपनीज़ का मतलब होता है जो केवल पेपर पे एग्जिस्ट करती हैं, कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी वो डायरेक्टली परफॉर्म नहीं कर रही, तो इस तरह की कंपनी को शेल कंपनी कहा जाता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये पॉइंट आउट किया है कि जितनी भी शेल कंपनीज़ हैं वो प्राइमरीली इस इलेक्टोरल बॉन्ड में कंट्रीब्यूट करने के लिए खुल जाएंगी पेपर्स पे। दूसरा उन्होंने ये भी कहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कि चूँकि इस इलेक्टोरल बॉन्ड में जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर भी कोई रोक नहीं लगाई गई है, तो इससे ये होगा कि फॉरेन फंडिंग का अनचेक्ड एंड अनड्यू फ्लो हमारे इंडिया में बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड का क्रिटिसिज्म किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। अगर बात करें कि आरबीआई ने कैसे से क्रिटिसाइज़ किया है इलेक्टोरल बॉन्ड को, तो यहाँ पे बोला गया आरबीआई के द्वारा कि देखिए इस इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग होगा और इंडिया का जो बैंक नोट्स है यानी इंडिया की जो करेंसी है उस करेंसी में फेथ कम होगा लोगों का। तो ये पॉइंट आउट किया गया था आरबीआई के द्वारा। तो इस दोनों क्रिटिसिज्म के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट निकाला है उसकी तरफ एक बार गौर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में ये कहा है कि देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड को हम रोक नहीं सकते, इसको कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये एक वेटी इशू है ये, और इसी वजह से ये बोला गया सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट में ये कहा गया कि एक सील्ड पेपर में जितने भी लोग ऐसे हैं जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड का रूट यूज़ करके फ़ंड कंट्रीब्यूट करें पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ये कंसर्न डेजिग्नेटेड बैंक यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे पेपर्स में, एक सील्ड पेपर में ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कहा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट रिफॉर्म जो इस बार हमें न्यूज़ में देखने को मिला वो ये था, ये अभी नहीं है बल्कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आरपीए एक्ट इन सभी में चलता आ रहा है। इसका नाम है नो साइमल्टेनियस रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारी लोकसभा में सीट्स हैं लेकिन एक सीट को ही एक पर्सन रिप्रेजेंट कर सकता है, यानी कि एक पर्सन एक सीट से ज़्यादा को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे साइमल्टेनियस रिप्रेजेंटेशन अलाउ नहीं किया गया है। इसका पर्पस यहाँ पे ये है कि हर एक सीट हर एक पर्सन रिप्रेजेंट करेगा। अब इसके एविडेंस हमें क्या देखने को मिलते हैं? देखिए आरपीए एक्ट में कोई किसी भी तरह का रोक नहीं लगाया गया है कोई भी दो कॉन्स्टिट्यूएंसी से उम्मीदवार के रूप में खड़े होने पर। लेकिन अगर सपोज़ कीजिए कि दोनों ही कॉन्स्टिट्यूएंसी पर एक उम्मीदवार जीत जाता है तो उस सिचुएशन में किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीट पर उसे रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से होता है लोकसभा और राज्यसभा के केस में। पार्लियामेंट की इन दो हाउसेज़ में सपोज़ कीजिए कि अगर दोनों हाउस में एक साथ ही किसी मेंबर का सिलेक्शन हो जाए तो 10 दिन के अंदर उसे एक हाउस की मेंबरशिप होनी पड़ेगी, मतलब कि ख़त्म करनी पड़ेगी और तभी वो अपने सीट पे कायम रह सकते किसी दूसरे हाउस में। इसी तरह से लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट में होता है उसका हाल है। अगर सपोज़ कीजिए कि लोकसभा का कोई मेंबर, अगर सपोज़ कीजिए कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई मेंबर है और उसका चुनाव लोकसभा में हो जाता है तो उस सिचुएशन में वो 14 दिन के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में अपनी सीट को अबेंडन कर देगा ताकि वो लोकसभा में अपनी सीट के ऊपर अपना रिप्रेजेंटेशन कायम रख सके। तो ये था नो साइमल्टेनियस रिप्रेजेंटेशन। बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करने वाले हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। देखिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कोई स्टेचुटरी कोड नहीं है, यानी कि इसे एनफोर्स नहीं किया जाता बाय एनी काइंड ऑफ लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी। ये एक तरह से वो कोड ऑफ कंडक्ट है जो कि इलेक्शन के दौरान डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ को इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रेगुलेट करती हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पे रेगुलेटिंग अथॉरिटी और ये सुनिश्चित करती है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करें। अगर हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की हिस्ट्री देखें तो 1960s में फ़र्स्ट टाइम केरला की जो लेजिस्लेटिव इलेक्शन होने वाली थी, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होने वाले थे, उसमें फ़र्स्ट टाइम कुछ कोड ऑफ कंडक्ट से संबंधित कुछ गाइडलाइंस दिए गए थे पॉलिटिकल पार्टीज़ को और इसको फॉलो भी वहाँ पर किया गया। उसके बाद 1962 ऑनवर्ड्स देश भर में जो लोकसभा के चुनाव होने लग गए उसमें कुछ कोड ऑफ कंडक्ट मेंशन किए जाने लग गए, दिए जाने लग गए पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जो उन्हें इलेक्शन के दौरान फॉलो करने होंगे।
इसके बाद क्या हुआ कि 2013 में एक बदलाव हमें देखने को मिला। 2013 से पहले 1979 में एक बदलाव देखने को मिला। 1979 में ये कहा गया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ रूलिंग पावर में हैं, यानी कि रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ कोई भी अनड्यू बेनिफिट नहीं ले सकती अपने पोस्ट का। जैसे कि जितने भी हमारी गवर्नमेंट के मशीनरी हैं, गवर्नमेंट के व्हीकल्स हैं, उनका यूज़ किसी भी चुनाव प्रचार में नहीं किया जा सकता, इलेक्शन कैंपेन में नहीं किया जा सकता कंसर्न पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा। दूसरी बात, 2013 में एक हमें एमसीसी में एक और सेक्शन ऐड होता हुआ दिखाई दिया जिसका नाम था सेक्शन 8। ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में पार्ट 8 ऐड हुआ था 2013 में, इसका पर्पस ये था कि जो भी इलेक्शन मैनिफेस्टोज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ प्रिपेयर करती हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के खिलाफ़ ना हो, यानी कि उनको कॉन्ट्रीविन ना करें, और साथ ही साथ हमारे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की स्पिरिट और लेटर्स में पूरी तरह से उससे कंसिस्टेंट हो। तो ये सुनिश्चित करने के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में 2013 में ये पार्ट 8 ऐड कर दिया गया था। तो यानी कि हम ये समझ पाए हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कुल मिलाकर 8 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट डील करता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट किस तरह का कंडक्ट करेंगे। पार्ट सेकेंड और पार्ट थर्ड डील करते हैं पब्लिक मीटिंग एंड प्रोसेशन। पार्ट फोर्थ एंड पार्ट फिफ्थ डील करते हैं इसी तरह से पॉलिटिकल पार्टी किस तरह से बिहेव करेंगी कैंपेन के दौरान। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 7 पार्ट जो कि 1979 में ऐड किया गया था वो डील करते हैं पार्टी इन पावर से। 7th पार्ट ये बोलते हैं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में है वो कोई भी अनड्यू मिसयूज़ नहीं करेगी किसी भी गवर्नमेंट मशीनरी का, गवर्नमेंट रिसोर्सेज का अपनी इलेक्शन कैंपेन में। जबकि लास्ट वन यानी कि पार्ट 8 जो है एमसीसी का वो डील करता है इलेक्शन मैनिफेस्टो से, जो कि 2013 ऑनवर्ड्स ऐड कर दिया गया था हमारे इलेक्टोरल रिफॉर्म के मेजर के रूप में। अब अगर हम बात करें लास्ट वन की तो वो है पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट का मतलब क्या है? देखिए, पोस्टल बैलेट क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। पोस्टल बैलेट का ये जो सिस्टम है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एब्सेंटी वोटर्स के लिए इवॉल्व किया है। एब्सेंटी वोटर्स 3 होते हैं जो कि पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट कास्ट कर सकते हैं। तो वो 3 टाइप के जो वोटर्स हैं वो कौन कौन से हैं? पीपल विद डिसेबिलिटीज़, दूसरे नंबर पे जितने भी पीपल एसेंशियल सर्विसेज में इन्वॉल्व है, लाइक रेलवे में है या फिर फॉरेन डिप्लोमेट हैं ये सारे लोग, या फिर जितने भी ओल्ड एज पीपल हैं लाइक 80 ईयर्स या उससे अबव के पीपल जो कि इलेक्शन बूथ पर नहीं जा सकते। तो इन सभी पीपल के लिए पोस्टल बैलेट प्रोवाइड किया जाएगा। पोस्टल बैलेट में देखिए यहाँ पे एक बहुत ही प्रॉपर मीन्स से, सिक्योर मीन्स से वोट कास्ट कर पाएंगे। जो भी ऐसे वोटर्स हैं जो कि इलेक्शन बूथ पे आने में असमर्थ हैं उनके लिए ये किया गया है। याद रखिएगा, एब्सेंटी वोटर्स को एक फॉर्म 12D फिल करना पड़ता है और उसके बाद वो पोस्टल बैलेट के थ्रू अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। पोस्टल बैलेट का उद्देश्य यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें इलेक्शन में और नो वन टू बी लेफ्ट बिहाइंड। इस बार का भी हमने थीम देखा था, यही था थीम इलेक्शन डे में। बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करने वाले हैं कि हमारे इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम के पास चैलेंजेस कौन कौन से हैं। अगर हम गोस्वामी कमेटी की बात करें तो गोस्वामी कमेटी ने बोला था कि मनी एंड मसल पावर इज़ द बिगेस्ट थ्रेट टू आवर इलेक्शन प्रोसीजर एंड इट रिक्वायर्स टू बी रिफॉर्म्ड। अब यहाँ पे देखिए, मनी और मसल पावर का आज के डेट में इन्फ्लुएंस बढ़ गया है। गोस्वामी कमेटी ने 1990 में ये कहा था कि इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए मनी और मसल पावर को रेगुलेट करना ज़रूरी है। बढ़ते हैं आगे। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एक सेकेंड चैलेंज है हमारे इलेक्टोरल रिफॉर्म के पास, क्योंकि देखिए अभी एक रिसेंटली में लॉ कमीशन ने 244 रिपोर्ट में क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के राइजिंग टेंडेंसी के बारे में बयां किया था। इसके अलावा एन वोहरा कमेटी जो कि 1993 में बनाई गई थी उसने भी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में बोला था। इसके अलावा एसोसिएशन ऑन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR ने ये बोला था कि जितना भी MPs यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस बार चुनाव जीत कर आए हैं उनमें से 46% का क्रिमिनल हिस्ट्री है। तो ये सब हमें क्या बताते हैं कि क्रिमिनल्स पॉलिटिक्स में एंटर करें, यानी कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो ये टाइम एंड अगेन डिफरेंट रिपोर्ट में पॉइंट आउट किया गया था और ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे इलेक्टोरल सिस्टम के पास।
लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट और डिफरेंट टाइम एंड अगेन जितने भी एडिटोरियल आए हैं उसमें कंक्लूजन ये दिया गया है कि इट इज़ वी द इलेक्टर्स हु कैन ब्रिंग अबाउट एनी चेंज इन दिस क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड नो एनी गवर्नमेंट कैन डू इट, no any Supreme Court can do anything about it. It is we who will see the criminal antecedent of different politician and then we should cast the vote. This is our prime duty as a elector. तो ये यहाँ पे इंडिविजुअल के एफर्ट से ठीक हो सकते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। बट यहाँ आगे फ्री बाइस, जब हम बात करते हैं फ्री बाइस की तो इसका मतलब ये है कि सपोज़ कीजिए इलेक्शन प्रोसीजर के दौरान डिफरेंट बेनिफिट जो भी ऑफ़र की जाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा लोगों को, ताकि उन्हें ही वोट कास्ट किया जाए आने वाले चुनाव में, इसी को कहा जाता है फ्री बाइस। हमारी इंडिया में जो फ्री बाइस का प्रचलन है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है। इवन 2013 में एक केस भी फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट के पास और फ्री बाइस से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस भी दी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। लेकिन फ्री बाइस हमारे इंडिया में अगर इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो गया है तो ये कहीं से भी अच्छा नहीं है। हमारी डेमोक्रेसी की मैच्योरिटी तब शो होती है जब यहाँ के इलेक्टर्स बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ द वर्क डन बाय अ पॉलिटिकल पार्टी कास्ट वोट, rather if they will cast their vote based on some kind of temptations then it is not showing the maturity of our democracy. तो फ्री बाइस जो है कहीं से भी हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। इवन जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पे तो फ्री बाइस ऑफर भी नहीं किया जाता। बढ़ते हैं आगे, अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट चैलेंज की और वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जिस तरह से अपॉइंटमेंट किया जाता है इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स का वो प्रेसिडेंट करता है और प्रेसिडेंट के पास कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन तो है नहीं। तो इसका मतलब कि जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर हैं वो दोनों मिलकर यहाँ पे रिकमेंड कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कि किस पर्सन को बनाया जाना चाहिए। तो ये इस तरह से एक चैलेंज है हमारे इलेक्टोरल सिस्टम के लिए, क्योंकि एग्जीक्यूटिव का कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। तो इसी वजह से अभी एक पिटीशन भी फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट के पास कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चूज़ करने के लिए कोई अलग से कमेटी बनाई जानी चाहिए और इसे एग्जीक्यूटिव के हाथों में पूरी तरह से नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा जो चैलेंज है हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जितने भी प्रोसीजर अपने कंडक्ट करती है लोकसभा चुनाव या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जितने भी इलेक्शन कंडक्ट करती है उसमें वो उसके अपनी कोई इंडिपेंडेंट स्टाफ नहीं है, बल्कि वो डिपेंडेंट है जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। तो इस वजह से कोई इंडिपेंडेंट स्टाफ नहीं है, तो ये भी एक तरह से इलेक्शन प्रोसेसेस का एक चैलेंज हमें शो करता है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो वो है एक्सपेंडिचर इन इलेक्शन। हमने वहाँ पे पढ़ा था, जब हम मेजर की बात करे थे इलेक्शन रिफॉर्म के बारे में, जब हम मेजर्स पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैंडिडेट के ऊपर तो एक लिमिट फिक्स किया गया है। लोकसभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने भी उम्मीदवार होते हैं अगर वो जितना भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं अपनी कैंपेन में उसके ऊपर तो एक तरह से फिक्स किया गया लिमिट, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर कोई भी लिमिट फिक्स नहीं किया गया। इसकी वजह से क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती हैं इलेक्शन के दौरान ताकि उन्हें ही वोट मिले। इलेक्शन कैंपेन का प्रोसीजर, पोलिंग का प्रोसीजर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती हैं। तो इसी वजह से हमारे इंडिया में जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ एज़ वेल। तो ये कहीं से भी अच्छा नहीं है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा मनी जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए अपने कंट्री के डेवलपमेंट के क्षेत्र में। बढ़ते हैं आगे, अब हम बात करने वाले हैं लैंडमार्क जजमेंट की जो कि रिलेटेड है इलेक्टोरल रिफॉर्म से। सबसे पहले हम बात करेंगे पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये कहा कि जितने भी क्रिमिनल केसेस उनके कैंडिडेट्स के खिलाफ पेंडिंग है उनको वो पूरी तरह से डिक्लेयर कर दे पब्लिक डोमेन में, और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ में ऐसे कैंडिडेट हैं उनको बाहर निकाल देना चाहिए, उनको कोई भी टिकट भी नहीं देना चाहिए, उन्हें पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर भी नहीं बनाया जाना चाहिए। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्लींस करने के बाद और जितना भी क्रिमिनल एंटीसीडेंट है किसी भी कैंडिडेट का उसको डिक्लेयर करने के लिए इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कहा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट जजमेंट की तरफ। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से ये कहा था कि एक ऐसी स्कीम वो स्टार्ट करे जिसके थ्रू जितने भी पेंडिंग केसेस हैं पॉलिटिशियंस के खिलाफ उनको सॉल्व करने के लिए उनको
ट्रायल करने के लिए स्पेशल कोर्ट को फिक्स किया जाए, ताकि जल्द से जल्द ये प्रूव हो सके कि जो भी एलिगेशन उन कैंडिडेट के खिलाफ पुटअप किया गया है, क्या वो पॉलिटिशियन वास्तविकता में वो दोषी हैं, और अगर वो दोषी नहीं हैं तब तो उन्हें मिलना चाहिए रिप्रेजेंटेशन, अदरवाइज़ उन्हें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलना चाहिए। बढ़ते हैं आगे, 2013 की बात करते हैं। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ये कहा था कि जितने भी सिटिंग MP या MLA हैं, जब कभी भी उनके ऊपर कन्विक्शन लगा दिया जाता है जिसके अंतर्गत उन्हें 2 साल की जेल टर्म हो जाती है या उससे ज़्यादा का जेल टर्म होता है, तो उस सिचुएशन में लेजिस्लेचर में अपनी सीट को इमीडिएटली वो लूज़ कर देंगे। RPA यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में एक तरह से उन्हें इस इमीडिएट लूजिंग ऑफ सीट से एक राहत दी गई थी, क्योंकि ये कहा गया था इस RPA एक्ट सेक्शन 8(4) में ये कहा गया था कि सपोज़ कीजिए कि अगर कोई कैंडिडेट है और अगर उसे कन्विक्टेड मान भी लिया गया किसी भी जुर्म में, तो भी वो अपना सीट जो है वो होल्ड किया रहेगा और हायर कोर्ट में अप्लाई करता रहेगा। लेकिन इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि अगर कन्विक्टेड पाया गया है किसी पर्सन को किसी भी कोर्ट में, चाहे वो लोअर कोर्ट ही क्यों ना हो, सबऑर्डिनेट कोर्ट ही क्यों ना हो, तो सिचुएशन में जब तक कि ये प्रूव नहीं हो जाता कि वो जो पर्टिकुलर एक्यूज्ड पर्सन है वो इनोसेंट है, तो तब तक वो अपनी सीट पर होल्ड नहीं रह सकता, अपनी सीट को होल्ड किए हुए नहीं रह सकता, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली में हो, चाहे वो लोकसभा का। बढ़ते हैं आगे, 2013 में एक केस आया था, पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें ये कहा गया था कि नोटा यानी नन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़ को अगर कोई पर्सन वोट करना चाहता है तो उस सिचुएशन में नोटा इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। तो ये ऑप्शन इंट्रोड्यूस कर दिया गया 2014 के जनरल इलेक्शन ऑनवर्ड्स। तो ये 2013 में ये सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट में से सपोर्ट किया गया था। That's all for the discussion. Thank you.